अस्सलाम वालेकुम। ब्रुनाई दारुस्सलाम एक बहुत ही ज़्यादा रिच कंट्री है, बहुत अमीर मुल्क है जिसकी जो इकॉनमी है वो ज़्यादा ऑयल पे डिपेंडेंट है। यानी इट्स वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑयल एक्सपोर्टर इन साउथ एशिया। और ब्रुनाई दारुस्सलाम में जो पॉपुलेशन है वो कम है। इट्स एन आइलैंड, तकरीबन बीचेज़ हैं हर तरफ, बेसिकली समंदर के अंदर घिरा हुआ है, एक जज़ीरा नुमा मुल्क का समझ लें। ब्रुनाई दारुस्सलाम के बारे में मैंने आपको बताया था कि मेडिक्स जो हैं वो किस तरह से वहाँ पे अपनी जॉब हासिल कर सकते हैं और अपनी हायर सैलरीज जो हैं वो अर्न कर सकते हैं। उसमें कुछ चीज़ें रह गई थी। ब्रुनाई दारुस्सलाम में जब आप अप्लाई करते हैं एज अ मेडिक, यानी अगर आप एज अ डॉक्टर अप्लाई करना चाहते हैं, आप एज अ नर्स, आप एज अ पैरामेडिक आप अप्लाई करना चाहते हैं, प्रोसेस बहुत सिंपल है और बिल्कुल फ्री है। सबसे जो बड़ी बात है ब्रुनाई दारुस्सलाम की वो ये है कि आप जब उसका प्रोसेस करते हैं, आप उसमें अप्लाई करते हैं, तो वो सारा प्रोसेस आपका बिल्कुल फ्री होता है जब तक आपको जॉब मिल नहीं जाती। ठीक है? आपको यानी कि उसमें आपका 1 रुपया भी नहीं लगता। इस वजह से मैंने कहा था कि जो लोग, और उसमें ये भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपका एक्सपीरियंस कितना हो, किस चीज़ में आपका एक्सपीरियंस हो, क्योंकि उनका एक सेंट्रलाइज़्ड सिस्टम है कि आप जब अप्लाई करते हैं तो आप डायरेक्टली उनकी जो ब्रुनाई दारुस्सलाम की जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है वहाँ पे आप अप्लाई करते हैं। ठीक है? वहाँ पे आपकी जो सीवीज़ हैं वो सारी कलेक्ट होती हैं। जब भी उनको ज़रूरत होती है किसी भी फील्ड में, पीडियाट्रिक्स में, ऑर्थोपेडिक में, जनरल सर्जरी में, इंटरनल मेडिसिन में, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में, किसी भी फील्ड में, या मेडिकल ऑफिसर एज अ सिंपल उनको जीपी चाहिए होता है, तो वो उन जो सीवीज़ उनके पास होती हैं उस पूल में से वो सिलेक्ट करते हैं। ठीक है? ऑलरेडी वो स्क्रूटनी करके रखते हैं या वो वाइवाज़ या इंटरव्यूज़ लेके रखते हैं और उसके बाद आपको उसमें से वो कॉल बैक करते हैं। अब इस वजह से ब्रुनाई में सबको अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल भी अप्लाई करने का कोई पैसा नहीं है, आपका कोई एग्ज़ाम नहीं है, कोई इम्तिहान नहीं है। पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं, नर्सेज़ हैं, पैरामेडिक्स हैं, फार्मासिस्ट हैं, लैब टेक्नीशियन हैं, सारे के सारे जो भी मेडिकल अलाइड साइंसेज़ के लोग हैं, उनकी इन एरियाज़ की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, इनकी डिग्रीज़ वहाँ पे रिकॉग्नाइज़्ड हैं। ठीक है? स्पेशलिस्ट की डिग्री रिकॉग्नाइज़ नहीं है, लेकिन जो एमबीबीएस लेवल तक की और जनरल प्रैक्टिशनर या मेडिकल ऑफिसर के लेवल तक की हैं वो रिकॉग्नाइज्ड हैं। उसके अलावा जो ट्रेनिंग वाले लोग हैं, ठीक है, एक तो वो लोग होते हैं ना जिन्होंने एमबीबीएस किया और बाद में मेडिकल ऑफिसर या उनके पास जीपी का एक्सपीरियंस है। दूसरे वो लोग होते हैं जिनके पास ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस होता है, उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग की है या पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट की है। वो जो उनकी ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस है वो मैटर करता है। ठीक है? मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। फ़र्ज़ करें कि एक डॉक्टर अहमद है, उसने एमबीबीएस किया और उसने 2 साल जो है वो कहीं पे उसने यानी हाउस जॉब की और फिर 1-2 साल वो कहीं पे मेडिकल ऑफ़िसर के तौर पे काम करता रहा, किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में। वो अप्लाई कर सकता है एज़ अ मेडिकल ऑफ़िसर 3। ठीक है? उनके मेडिकल ऑफ़िसर की कैटेगरीज़ होती हैं और उसकी जो सैलरी होगी वो तकरीबन 3500 जो उनके ब्रुनाई डॉलर्स हैं उसमें होगी। ठीक है? 3500 टू 4000 ब्रुनाई डॉलर्स उसकी सैलरी होगी, जो कि पाकिस्तानी ऑलमोस्ट अगर आप कन्वर्ट करें तो 9 से 10 लाख रुपए या रफली इतना तकरीबन बनता है। अब आप कन्वर्ट करके देख सकते हैं। अगली जो कैटेगरी आती है वो जिनका जीपीशिप का को 5 साल का एक्सपीरियंस होता है। ठीक है? वो उसको भी मेडिकल ऑफिसर 2 कैटेगरी तक रखते हैं और उसकी सैलरी थोड़ी-सी हायर होती है। आप कह सकते हैं कि 4500 के अराउंड होती है, टू 5000 के अराउंड। लेकिन ऐसे लोग जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन की ट्रेनिंग की है या पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट है पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश से, उनकी जो सैलरी होती है वो रफली 6000 टू 7000 ब्रुनाई डॉलर्स में फॉल करती है। अब उनकी ये वाली सैलरी जो है ये तकरीबन स्पेशलिस्ट कैडर के बराबर होती है। आप समझ सकते हैं कि जैसे पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में आई थिंक सीनियर रजिस्ट्रार होता है स्पेशलाइजेशन करने के बाद इमीडिएटली जब वो अगर पोस्ट उसको को मिलती है तो वो सीनियर रजिस्ट्रार की मिलती है। तो इसके पैरेलल जो पोस्ट मिलती है ब्रुनाई दारुस्सलाम में वो सीनियर मेडिकल ऑफिसर की होती है। ठीक है? तो उसकी जो सैलरी होती है वो 6000 टू 7000 के दरमियान फॉल करती है, डिपेंडिंग अपॉन द एक्सपीरियंस एंड स्पेशलिटी ही इज़ गोइंग टू वर्क इन। तो ये ऑलमोस्ट 14 लाख के अराउंड आपके बन जाते हैं। अब इस सारे प्रोसेस में आपने अप्लाई किया, आपका इंटरव्यू हो गया, ठीक है? कोई कुछ तरह की आपने कहीं पे जाके कोई इंटरव्यू के लिए आपने अप्लाई नहीं करना। मैं प्रोसेस थोड़ा-सा फिर रिपीट कर देता हूँ, नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में इसका वो भी लिख दूँगा, एड्रेस भी लिख दूँगा। आपने उनके जो ईमेल एड्रेस है
वहाँ पे आपने अपनी सबसे पहले अपना एक इंट्रोडक्शन बनाना है। आपने कहना है आई एम डॉक्टर अहमद, आई हैव डन माई MBBS इन दिस ईयर, जो भी आपका ईयर होगा। I have 8+ years of experience, plus I have 5 years of post graduation experience in gastroenterology and hepatology, and I am applying for the post of senior medical officer। ठीक है, सब्जेक्ट में भी आपने लिख देना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ सीनियर मेडिकल ऑफिसर। तो ये आप उनको ईमेल कर देंगे। इसके ईमेल के रिप्लाई में वो आपको एक उनका जो अपनी CV का फॉर्मेट है, फॉर्म है, वो आपको सेंड करेंगे, या अगर आपके पास पहले से है तो आप वो भी खुद वो डायरेक्टली भी सेंड कर सकते हैं, और साथ आप अपनी CV अटैच करके वो सेंड करेंगे। ठीक है, तो वो आपको एक फॉर्म सेंड करेंगे, वो फॉर्म आप डाउनलोड करेंगे, उसको सारा फिल करेंगे, उसमें आपके मैट्रिक से लेके अब तक की टोटल आपकी एजुकेशन, आपके एक्सपीरियंसेस, वो सारी चीज़ें आपकी आ जाती हैं। और रेफरेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, नीचे आपने रेफरेंसेस जो लिखने हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आपने जो भी आपका कोई सीनियर है, कोई आपको सुपरवाइज़र है, कोई ऑथेंटिक बंदा है किसी हॉस्पिटल, आपने उसका लिखना है, और वो ऐसा हो जो उनको रिप्लाई बैक भी कर सके जब वो उसको कांटेक्ट करें ईमेल पे। तो उसमें आपने उसका ईमेल एड्रेस भी लिखना होता है, उसका फ़ोन नंबर लिखना होता है। ठीक है, और उसका नेम और उसका कैडर लिखना होता है, और आपका उसके साथ क्या रिलेशन है वो भी आपने लिखना होता है। तो ये चीज़ आपने उनको सेंड करनी है। इसमें फिर वो फॉर्म सारा आपने उनको दोबारा से सेंड कर देना है। इस पे वो आपको 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद वो आपको कॉन्टैक्ट करेंगे, और आपका जो है ना वो इंटरव्यू के लिए आपको या वाइवा के लिए आपको फिक्स करेंगे कि आपका इस डेट को इस टाइम पे आपका इंटरव्यू या वाइवा है, बी प्रिपेयर्ड। ठीक है, अब वाइवा किस तरह से होता है? वाइवा जो इसका होता है उसमें जो अगर तो आपकी कोई स्पेशलिटी के लिए आप कर रहे हैं, जैसे मैंने अगर किया था तो मैंने गैस्ट्रोएंटरोलॉजी के लिए किया था, तो वहाँ पे एक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट बैठा था। जिस हॉस्पिटल में पोस्ट अनाउंस होती है वो हॉस्पिटल उनकी मिनिस्ट्री से कांटेक्ट करता है, और मिनिस्ट्री इस तरह से फिर डॉक्टर के साथ जो है ना वो इंटरव्यू लेते हैं। तो एक जो लेडी थी वो मिनिस्ट्री की तरफ से थी, वो डील करती है आपके सारे के आपका वर्क एक्सपीरियंस, आपने कहाँ पे काम किया, वहाँ पे आप क्या सैलरी लेते थे, आपके जो जॉब डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे वो क्या थी। और जो डॉक्टर होता है वो आपसे क्लिनिकल या आपसे एकेडमिकल वाइवा लेता है। उसमें कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है, 2 या 3 वो आपसे सिनेरियो पूछते हैं, वो आपको बताएंगे कि पेशेंट मेरे से पूछा था तो उन्होंने पैंक्रियाटाइटिस और गैस्ट्राइटिस, इस दरमियान डिफरेंस और इस तरह की चीज़ें पूछी थी, बहुत कॉमन सी जनरल सी, आपसी स्पेशलिटी से रिलेटेड बहुत कॉमन और जनरल सी वो आपसे क्वेश्चंस करेंगे। और उसके बाद आपसे वो कहेंगे कुछ आप पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं कि सैलरी मुझे कितनी मिलेगी, और इसके अलावा आप पूछ सकते हैं कि कब आप हमें रिप्लाई करेंगी, किस तरह का सेटअप होगा, कहाँ। मैंने ये पूछा था कि कैसा सेटअप होगा, उन्होंने कहा था टर्शियरी केयर हॉस्पिटल है, वहाँ पे आप जो है वो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के साथ काम करेंगे, और आप प्रोसीजर्स भी हैंडल करेंगे, और अंडर सुपरवाइज्ड इनिशियली, और बाद में आप जैसे भी। तो इनडोर, आउटडोर, इमरजेंसी उसमें, और इमरजेंसी, ये तीनों फील्ड्स में आपको इरिटेशंस हो सकती हैं। हाँ, सबसे मज़े की बात वहाँ पे ये थी कि 5 डेज अ वीक जॉब है, 8 आवर्स अ डे। ओके, सो इट्स 48 आवर्स अ वीक, लेकिन 5 डेज अ वीक। तो सॉरी, 40 आवर्स अ वीक और 5 डेज अ वीक। तो टोटल आपकी जो लीव्स बनती हैं वहाँ पे वो यानी आपको फ्राइडे ऑफ होता है और आपको फिर संडे ऑफ होता है, ये 2 वहाँ पे छुट्टियाँ होती हैं। लेकिन ऑब्वियसली अगर टर्शियरी केयर में जब आप काम करते हैं तो रोटेशन बेसिस पे होता है, आपकी एक लॉन्ग कॉल लग सकती है ड्यूरिंग 1 मंथ, 1 या 2। मुझे उन्होंने कहा था कि आपकी 1 लॉन्ग कॉल होगी, और बाकी जो मेरे मतलब 4 वीकेंड्स हैं वो 2 ऑफ होंगे। तो इट वाज़ अ वेरी वेरी ग्रेट डील फॉर मी। लेकिन ऑब्वियसली वो थोड़ा सा लेट हो गए, इट डिडंट वर्क आउट। तो ये एक बड़ी अच्छी बात थी उनकी। दूसरी चीज़ ये है कि आपके उस पर डिपेंड करता है कि आपका एक्सपीरियंस कहाँ पे है, आप किस शोबे में जा रहे हैं, आप किस वार्ड के अंदर जा रहे हैं, वहाँ पे डॉक्टर्स की स्ट्रेंथ कितनी है, इस हिसाब से आपका रोस्टर बनता है। मतलब टर्शियरी केयर में, जैसे आप यहाँ पे टर्शियरी केयर में काम करते हैं तो जितने डॉक्टर्स होते हैं उस हिसाब से आपका रोस्टर बनता है, और आपकी जो लॉन्ग कॉल्स होती हैं वो उस तरह से डिवाइड होती हैं। तो एक तो ये चीज़ थी। दूसरा जो बाकी इन्वायरमेंट है वहाँ पे काम करने का, वो बहुत ही रिलैक्स्ड है, बहुत अच्छा है, बहुत नाइस है। उसमें किसी तरह की रेसिज़्म या इस तरह की कोई चीज़ नहीं है। वहाँ जो रूल उनके अपने लोगों के लिए, वही आपके लिए है। सबसे जो मज़े की बात होती है कि अगर छुट्टी है, ऑफ है, पब्लिक हॉलिडे है, तो वो उनको है तो आपको भी है। ऐसा नहीं है कि उनको हॉलिडे कर देनी है अपने नेटिव लोगों को और आपको कोई नहीं करनी, ऐसा वहाँ पे नहीं है। ये मैंने
क्लियर कट डायरेक्टली पूछा था वहाँ पे काम करने वालों से। लेकिन अगर आप गल्फ़ में काम करें तो यहाँ पे थोड़ा बहुत ऐसा बीच में हो जाता है कि पब्लिक हॉलिडे अगर है तो अंडरस्टूड है जी के जो नेटिव लोग हैं यहाँ के हैं उनको तो छुट्टी है ही है। आपकी छुट्टी जो है ना वो मैंने बड़ी दफ़ा सुना बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे कि वो नहीं भी हो सकती। समटाइम्स क्लिनिक जो है प्राइवेट हॉस्पिटल वो लॉ फॉलो नहीं करते और वो एक्सपर्ट से जो है वो काम करवा लेते हैं छुट्टी वाले दिन भी। ये यहाँ पे मैंने काफ़ी जगहों पे देखा है, सुना है। सो ये एक वहाँ पे बड़ी चीज़ है कि इसको मैं तो रेसिज्म कहूँगा। सिंपल सी बात है कि एक इट्स अ टाइप ऑफ अ रेसिज्म। तो शायद इतनी इतनी बातें अब आई डोंट नो अब बर्दाश्त करनी पड़ जाती हैं समटाइम्स इंसान को, लोग करते भी हैं काम करते हुए। अच्छा, दूसरी जो चीज़ है उसमें हाँ, बस यही है कि चूँकि पैसे कोई नहीं लग रहे भाई तो अप्लाई कर दें, उसमें कोई हर्ज नहीं है। और हाँ, अगर आपका हो जाता है वो आपको फिर ऑफ़र लेटर भेजते हैं, तो उसमें अगर आप कर लेते तो वीज़ा और टिकट वो आपने खुद करना होता है, ये वो नहीं करते। ठीक है, आप वीज़ा अप्लाई करते हैं, वीज़ा वो आपको ऑब्वियसली वीज़ा वो आपको सेंड करते हैं और जो दूसरी चीज़ है टिकट आपने खुद करनी होती है। तो ऑब्वियसली उसमें तो कोई ऐसा इतना बड़ा मसला नहीं है। और फर्स्ट मंथ आपको वो रेजिडेंस देंगे, जब तक आप 1 महीने में अपनी ढूँढ लो जो भी रेजिडेंस है, और 1 महीने तक वो आपकी रेजिडेंस देते हैं, आपको पे आपकी रेजिडेंस का पे करते हैं सारा कुछ, कोई बिल या कुछ चीज़ आपने नहीं देनी होती। और 1 महीने के बाद आप जब अपनी रेजिडेंस और वो सारी चीज़ ढूँढ लेते हो तो फिर आपकी चूँकि सैलरी भी आना शुरू हो जाती है, तो फिर वो आपने सारा खुद मैनेज करना होता है। इसी तरह जो फैमिली वीज़ा है बहुत ईज़ी है, वहाँ पे मिल जाता है जो हाई स्किल्ड प्रोफेशनल होते हैं उनको। और फैमिली वीज़ा में आपके पेरेंट्स भी इंक्लूडेड होते हैं, आपके बीवी बच्चे इंक्लूडेड होते हैं। और उसके अलावा बच्चों की जो आपकी एजुकेशन होती है वहाँ पे वो हाई स्टैंडर्ड है और वो फ्री है, वो सबके लिए फ्री है। एजुकेशन, हेल्थ बहुत हाई स्टैंडर्ड की है और फ्री है। ये एक बहुत अच्छी बात है वहाँ पे। तो इट्स जस्ट लाइक अ यूरोप। आप यूरोप में जब जाते हैं तो आपको जॉब सिक्योरिटी होती है, एजुकेशन आपकी फ्री होती है, आपकी हेल्थ हेल्थ तो फ्री खैर नहीं होती वहाँ पे। तो ये चीज़ वहाँ पे भी इधर भी ऐसे ही है। लेकिन अगर आप गल्फ़ में आते हैं तो यहाँ पे आपको एजुकेशन और वो चीज़ फ्री नहीं मिलती, बहुत कॉस्टली एजुकेशन होती है बच्चों की। और हेल्थ भी बहुत कॉस्टली होती है, कोई फ्री नहीं होती। वरना इंश्योरेंस का भी कोई ख़ास चक्कर नहीं होता। हाँ, कंपनीज़ आपको इंश्योरेंस देती हैं, लेकिन हाई स्किल्ड प्रोफेशनल को, जो मज़दूर या वो होते हैं उनके लिए कुछ ज़्यादा इंश्योरेंस नहीं होती यूजुअली, मैंने देखा है। और अगर उनका ज़्यादा एक्सपेंस, अगर इंश्योरेंस है भी, उसके जो भी स्पॉन्सर है वो पे कर भी रहा है, तो अगर उसकी कॉस्ट जो है वो एक हद से ज़्यादा बढ़ जाती है तो वो उसको वापस भेज देते हैं। खैर एनीवेज़ दिस इज़ अ सेपरेट टॉपिक। बात सिंपल सी है कि ब्रुनाई में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं नज़र आ रहा, अप्लाई करें और आप अपना काम करते रहें। हो जाए जब तो चले, इसमें कोई इसमें मज़े की बात है। आपने कोई एग्ज़ाम नहीं देना, आपने कोई ओईटी नहीं देना, कोई किसी तरह का कोई चीज़ नहीं करनी। और उसके बाद जब आप वहाँ पे काम करना शुरू कर दें तो आप अपने एमआरसीपी की तैयारी करें। एमआरसीपी को वो बहुत वेटेज देते हैं, उसकी बहुत आगे ग्रोथ होती है। ग्रोथ में मुराद ये है कि आप एज़ अ स्पेशलिस्ट इम्प्रूव कर सकते हैं वहाँ पे। ठीक है, आप वहाँ पे जो कंसल्टेंट, जूनियर कंसल्टेंट, कंसल्टेंट इस लेवल तक आप जा सकते हैं अगर आप एमआरसीपी दे लेते हैं वहाँ बैठ के। और उसमें कोई आप ये नहीं कह सकते कि आप अगर एज अ सीनियर मेडिकल ऑफिसर गए हैं या मेडिकल ऑफिसर गए हैं तो आप ऐसे ही रहेंगे। अगर आप अपनी डिग्री आगे बना लेते हैं तो आपको वो प्रमोट कर सकते हैं और उसमें आपकी सैलरी पर और ज़्यादा हाई हो जाती है। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को इससे कोई फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। बाकी मैंने यूरोगॉय पे वीडियो अपलोड की भी है। यूरोगॉय का प्रोसेस बहुत सिंपल है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है और उसमें भी कोई ख़ास आपके पैसे नहीं लगते हैं। सिर्फ एक आपने लैंग्वेज का एग्ज़ाम देना होता है। आप वो वीडियो देखें डिटेल में, वो उधर भी आप अप्लाई करें। इसके अलावा मैंने कुवैत के लिए अपलोड किया। कुवैत में अच्छी खबर ये है कि वहाँ पे फैमिली वीज़ाज़ लगना शुरू हो गया, तो वहाँ पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने डीएचए दुबई हाथ वगैरह के बारे में वीडियो बनाई है, आप वो भी देख सकते हैं जाकर। उसके लिंक भी जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। डिटेल में सारी चीज़ें देखें, एनालिसिस करें, मुआवजा करें इन कंट्रीज़ का और अप्लाई करें। मैं तो कहता हूँ कि अगर आप जाना चाहते हैं ना मुल्क से बाहर तो सब में अप्लाई करें। ख़ासतौर पे उन जगहों पे तो ज़रूर करें जहाँ पे खर्चा कोई नहीं हो रहा। तो इनमें अप्लाई करें, इंशाल्लाह कहीं न कहीं हो जाता है। चाहे एक जगह पे भी हो जाए और आपने जो सारे प्रोसेस, सारे मुल्कों के लिए जो खर्चा आपने किया होता है ना, वो एक सैलरी या आधी सैलरी में से सारा निकल आता है। ठीक है? तो बजाय इसके कि फ्रस्ट्रेट होने के और एक जगह पे बैठ के सर खपाने के, कोशिश करें, इम्प्रूव करें और हिजरत करें। इसकी हदीस में भी है कि अगर आप एक जगह से आपको हिजरत करना पड़े तो वो एक अच्छी बात होती है आपकी प्रोफ़ेशनल ग्रोथ के लिए।
मतलब वर्ड इस तरह से नहीं है, बट उसका मफ़हूम यही है कि आपकी जो पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ है उसके लिए हिजरत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। थैंक यू सो मच।